ते बहुत बहुत धन्यवाद भाषा नामा को। सर्वेश, मेरी आवाज़ आ रही? एक कमेंट लिखिए। हाँ, ठीक है ठीक है। आ गया, संदेश आ गया। तो बहुत आभार व्यक्त करता हूँ BHU का ये जो ग्रुप है भाषा नामा, और इन बच्चों ने जो है मुझे इस बड़े ही कठिन समय में एक बड़े ही जटिल विषय पर कुछ बोलने के लिए आमंत्रित किया। आधुनिक कथा साहित्य, जैसा कि ये विषय बातचीत के दौरान हम लोगों ने तय किया था, और इस पे मैं बहुत ही संक्षेप में अपनी अपनी कुछ अंतर्दृष्टियाँ या अनुभव रखने की कोशिश करूँगा। ये जो पदबंध है आधुनिक कथा और साहित्य का, जो सामासिक पदबंध है, इसमें हर चीज हर पद सबसे पहले अगर हम लोग समझ लें तो ज़्यादा आसानी होगी कि आखिर हमको बात किस पे करनी है। आधुनिक एक शब्द है जो मॉडर्न के समानांतर जो है का अनुवाद रूप जो है पेश किया जाता है हिंदी में। और इस आधुनिक का संबंध, इस मॉडर्न का संबंध है, इस आधुनिकता का संबंध, इस मॉडर्निटी का संबंध अनिवार्य रूप से जो पश्चिम का विज्ञान है, वैज्ञानिक चिंतन है, जिसको कहते हैं साइंटिफिक टेम्परामेंट, उस साइंटिफिक टेम्परामेंट से इसका संबंध है। वैज्ञानिक जो मनोवृत्ति है। लेकिन आज इस कोरोना समय में इस एक बहुत छोटे से वायरस ने इतनी जबरदस्त एक साइंटिफिक उलझने पैदा कर दी हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट या मॉडर्निटी का जो भी हम अर्थ ले रहे थे, उस दिशा में विशेषकर वैज्ञानिक होना, जो कि 14वीं 15वीं सदी या 16वीं सदी से अगर हम कहें कि जब से हम अपनी दुनिया को देखने लगे हैं इस दृष्टि से, पहले धर्म की दृष्टि से देखते थे, जैसा कि ये लोग कहते हैं, जब भी हम विज्ञान की दृष्टि से देखने लगे हैं इस यथार्थ को, इस दुनिया को, लगभग 16वीं सदी में, जो कि एक रिवोल्ट आया हर क्षेत्र में, विज्ञान के हर क्षेत्र में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो फिजिक्स हो या मेडिकल साइंस हो, इसमें एक्सपेरिमेंटल जो एक युग आया, जो लेबोरेटरी का एक युग आया, और जिसने ये सिद्ध करना शुरू किया कि H2 और O2 मिलकर के पानी होता है। एक निश्चयात्मक जो बुद्धि थी, प्रयोग आधारित एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे जो जब हम देखने लगे इस दुनिया को, तब से आज पिछले 2020 से अगर हम कहें तो, बल्कि दिसंबर नवंबर 2019 से ये वायरस जब आया, इसने एक बहुत बड़ा चैलेंज दिया है इस साइंटिफिक टेम्परामेंट को। और आज जब हम देखते हैं कि मेडिकल साइंस असहाय पा रहा है अपने आप को, तो ऐसे में ये साइंटिफिक टेम्परामेंट
का जो सवाल है ये केवल मेडिकल साइंस की दुनिया में नहीं रह गया है, बल्कि साइंटिफिक टेम्परामेंट और उसके आधार पे बनी हुई जो ये आधुनिक प्रत्यय है, आधुनिकता का प्रत्यय है, जिसके सहारे हम इस दुनिया और यथार्थ को रच रहे हैं, वो केवल मेडिकल साइंस नहीं बल्कि चिंतन के हर क्षेत्र पे ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इस साइंटिफिक टेम्परामेंट के बेसिस पे, बुनियाद पे, इस वैज्ञानिक चेतना के आधार पे अभी तक हम लोगों ने अनेक क्षेत्रों में जो कुछ भी चिंतन मनन किया है, सोचा है, लिखा है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े बड़े सिलेबस तैयार किए हैं, करिकुलम बनाए हैं, क्या वो सच है? क्या वो ठीक है? क्या हम लोगों ने सही सोचा है? एक बहुत बड़ा सवाल है ये, क्योंकि वैज्ञानिक टेम्परामेंट के अवलंब पर जो हमने ये आधुनिकता की इमारत खड़ी की, आधुनिक होने की इमारत खड़ी की है, उसका जो पसारा है, उसका जो फैलाव है, वो हर क्षेत्र में है, वो साहित्य में भी आता है। और जब साहित्य में, अभी अगर मैं आपसे आधुनिक कथा साहित्य पे बात कर रहा हूं, तो ये आधुनिक, ऐसा नहीं कि मैं पहली बार इस पे बात कर रहा हूं, आधुनिक कथा साहित्य पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बात शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं फिर से यही सवाल आज इस दौर में ये सवाल ये मैं रखना चाहता हूँ, ये सवाल आप लोग के सामने, कि अब हमें शायद पलट करके देखने का ये समय आ गया है। इस काल ने, कोरोना काल ने, कोविड काल ने ये एक उठाया है सवाल कि अब हम फिर से ये सोचें कि हमने साइंटिफिक टेम्परामेंट के आधार पर जिस तरह की मॉडर्निटी, जिस तरह की आधुनिकता को रचा है समाज में ही नहीं बल्कि साहित्य में, और उसके आधार पे आज तक हम दुनिया और जहान को मनुष्य को देखते चले आ रहे हैं, जिसमें कि तुलसी की भाव प्रवण जीवन शैली पुरानी हो जाती है, जिसमें लोग 130 साल तक जीवित रहते हैं, लेकिन एक आधुनिकता के नाम पे एक ऐसी जीवन शैली जिसको आज ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन मास्क की जरूरत है, जिसको रेमडेसिविर की जरूरत है, जो एक सर्टेन एज, वही एक वो खराब थी, ये खराब है। हमें इस पर बहुत गहराई से विचार करना पड़ेगा। इसीलिए आज आधुनिक कथा साहित्य के बारे में जो कुछ भी मैं आपसे अभी कहने जा रहा हूं अगले कुछ मिनटों में, जाहिर सी बात है वो सिर्फ वही चिंतन है जो आधुनिक या वैज्ञानिक इस टेम्परामेंट के आधार पे गढ़ा गया है, और निश्चित तौर पे जिसे मेरा ही मन, एक मन जो सोच रहा है और दूसरा मन उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, कि जैसे अगर हम आधुनिक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि आधुनिक होने का जो मतलब है कथा साहित्य की दुनिया में अगर हम देखें तो इंशाअल्लाह खां की रानी केतकी की कहानी या भारतेंदु युग के समय में जो भी लिखा गया फिक्शन है, कथा है, शुक्ल जी कह रहे हैं कि वो आधुनिक नहीं है, वो मॉडर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें एक रेखीय क्रम में यथार्थ चल रहा है। एक राजा था, एक रानी थी, उसके 2 बच्चे थे, इस तरह से कथा कहने का अपना एक ढांचा है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि उसमें बहुत ज्यादा व्यंजनात्मकता नहीं है, यहां तक कि शुक्ल जी देवकीनंदन खत्री के चंद्रकांता संतति को भी आधुनिक उपन्यास या आधुनिक कथा नहीं मानते हैं, क्योंकि उसका जो पैटर्न है, उसका जो कलेवर है, उसकी जो संरचना या शिल्प है, वो आधुनिक हिसाब से नहीं है। अगर फिर आधुनिक वो कह रहे हैं तो मतलब वही साइंटिफिक टेम्परामेंट, उस वैज्ञानिक चेतना, वैज्ञानिक अवचेतना के समान नहीं, इसलिए वो आधुनिक नहीं है, मॉडर्न नहीं है।
आप अगर ध्यान दें तो उसी चंद्रकांता को लेकर के राजेंद्र यादव ने 1960 में ही ऐसा लिखा कि ये बहुत ही आधुनिक चेतना का उपन्यास है, क्योंकि उसमें तत्कालीन जो साम्राज्यवादी सत्ता है उसके खिलाफ बड़ा ही उसे बहुत ही कटु टिप्पणी है, जबरदस्त टिप्पणी है। तो अब इस तरह का जो पुनरावलोकन है वो इक्का दुक्का पहले तो शुरू हुआ था, लेकिन आज ये हमें और भी जबरदस्त तरीके से करना पड़ेगा। जो कुछ भी सोचा गया है, आपको ये जान के जो है ताज्जुब होगा, ये जान के आपको हैरानी होगी, या आप लोगों में से अधिकांश नहीं जानते होंगे कि कहानी या उपन्यास ऐसी तमाम विधाएं जो गद्य में लिखी जाती थी, इनको भी हाल भर हाल 19वीं सदी में साहित्य नहीं माना जाता था। दे वर नॉट लिटरेचर, ये साहित्य नहीं थी। बहुत पहले विलियम वर्ड्सवर्थ ने कह दिया था, उसने कहा कि दो तरीके की साहित्य, दो तरीके की चीजें होती हैं। एक जो मेट्रिकल कंपोजिशन की होती हैं, मीट्रिक, और एक नॉन मेट्रिकल कंपोजिशन की होती है। मेट्रिकल कंपोजिशन में सिर्फ कविता होती है, और नॉन मेट्रिकल कंपोजिशन में कथा, कहानी, उपन्यास, ये सब होता है। तो वर्ड्सवर्थ के हिसाब से जो कुछ भी मेट्रिकल कंपोजिशन में है सिर्फ वही साहित्य है, यानी कविता ही साहित्य है, और ये कहानी, उपन्यास, ही सब विचार हैं, देयर आइडियाज। और ये दौर लगभग 19वीं सदी तक चलता है। वो तब जब आ करके वेटसन जैसे आलोचक ये सिद्ध करते हैं कि दरअसल जिस भाषा में कविता लिखी जा रही है हूबहू उसी भाषा में कहानी और उपन्यास भी लिखी जा रही है, इसलिए दे बोथ आर लिटरेचर, ये दोनों साहित्य है। तो अब आधुनिक के बाद ये कथा साहित्य का जो ये पदबंध है, कथा साहित्य, यानी कथा को साहित्य नहीं माना जाता था। ये साहित्य तब माना गया जब लिंग्विस्टिक लेवल पे चीजें सुलझाई गई, यानी कि 1970-71 में जब डेविड लाश की किताब आती है द लैंग्वेज ऑफ फिक्शन, द लैंग्वेज ऑफ फिक्शन आती है, उस लैंग्वेज ऑफ फिक्शन में वो सिद्ध करते हैं कि दरअसल ये जो भाषा के आधार पे हम कविता और फिक्शन को, पोइट्री एंड फिक्शन को अलग कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी धारणा बेबुनियाद है। फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि जिस भाषा में कविता लिखी जा रही है, ठीक उसी भाषा में कहानी और उपन्यास भी लिखे जा रहे हैं। तो सवाल यह है कि आखिर इन दोनों की भाषा में अंतर तो होगा कुछ, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल ये आप समझिए कि डेविड लाज ने स्थिर किया कि भाई these fiction we are going through are also literature, part of literature, is literature, a true literature, केवल कविता नहीं। हमारे हिंदी में ऐसी बहसें नहीं है कि हम इन पे चर्चा कर सकें। लेकिन खैर, हमारे सामने जो आधुनिक कथा साहित्य को लेकर के सवाल आता है, पहला ये आएगा कि आखिर हम आधुनिक कब से माने कथा साहित्य, कहानी, उपन्यास और नाटक। कई अब तो ये कहा जाने लगा है कि जो प्योर इमेजिनेटिव फॉर्म्स हैं वो सिर्फ 4 हैं, यानी कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक, ये सिर्फ 4 हैं। इसके अलावा बाकी सब दे आर नॉट लिटरेचर, वे साहित्य नहीं है। साहित्य सिर्फ 4 हैं, जिसमें कि कल्पनात्मक, आप रामस्वरूप चतुर्वेदी को पढ़ेंगे तो हिंदी गद्य विन्यास और विकास बताएंगे। ये कल्पनात्मक रूप से जो इमेजिनेटिव फॉर्म है ये सिर्फ 4 है।
और केवल ये 4 ही साहित्य हैं बस, बाकी सब एक वैचारिक गद्य हैं या यथार्थात्मक गद्य हैं, साहित्य नहीं है, कल्पना नहीं है उसमें। जब हम कथा कहते हैं तो कथा में कहानी, उपन्यास और नाटक ये 3 आते हैं, और काव्य कथा भी आती है। लेकिन भाषा के लेवल पे थोड़ा सा चूंकि डिफरेंस होता है उसमें, इसलिए हम कहानी, उपन्यास और नाटक को ही लेंगे। तो ये आधुनिक कथा साहित्य कब होता है? इसमें बड़ा ही एक अनेक विचार हैं, जिसमें से सबसे जो बेहतरीन अगर एक विचार मुझे लगा कि विजय मोहन सिंह की किताब है हिंदी उपन्यास की कहानी, उसको आप पढ़िए। उसमें उन्होंने एक स्थापना रखी है जो कि मानने लायक है। उन्होंने कहा कि लिखा हुआ है कि कथाओं में ये जितनी भी अलौकिक या पारलौकिक चीज़ें या ये धर्म और नैतिक प्रधान चीज़ें ये प्रस्तुत की जाती थी, या इन्हीं का ये माध्यम थी एक पहले, धर्म की, नीति की, मर्यादा की। जबकि हमारा जो आधुनिक जीवन है, फिर मैं वही उसी आधुनिक क्वेश्चन मार्क लगा के मैं बोल रहा हूँ, हमारा जो आधुनिक जीवन है वो उसे बहुत दूर जाके चिटक पड़ा था। रीतिकाल के बाद का जो जीवन आप देखिए, मनुष्य का जीवन उस तरह से नीति, धर्म और इससे अनुशासित नहीं रहा, बल्कि वो बहुत ज़्यादा प्रत्यक्ष कहें या प्राकृतिक तरीके से हो चुका था। उन्होंने कहा जब से ये एक वासनात्मक संसार, बीइंग ह्यूमन, मनुष्य होने का मतलब है कि मनुष्य की अपनी भावनाओं में लिथड़ने का, अपनी भावनाओं में, अपनी जो विचारों में डूबने का, मनुष्य होने का जो एक सहज नैसर्गिक रूप, जो प्राकृतिक रूप है, जब से उन्होंने नैसर्गिक नहीं लिखा, उन्होंने वासना लिखा कि वासनात्मक रूप का जैसे विन्यास आता है, वैसे ही हम कथा का, मॉडर्न कथा का, मॉडर्न फिक्शन का हिंदी में मान सकते हैं। ये तो कथा संवेदना की दृष्टि से होता है। शुक्ल जी कहते हैं इसमें, शुक्ल जी ने कई उदाहरण दिए हैं। मैं आपको उन्होंने एक बात कही है कि पुराने ढंग की कथा कहानियों में कथा का प्रवाह अखंड गति से एक और चलता था, जिसमें घटनाएं पूर्वापर क्रम से जुड़ती सीधी चली जाती थी। नई कथाओं में घटनाओं की श्रृंखला सीधी न जाकर इधर उधर गुम्फित होती चलती है। घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता आधुनिक कहानियों या कथाओं की प्रत्यक्ष विशेषता है। ये शुक्ल जी कह रहे हैं कि घटनाओं की जो श्रृंखला है, घटनाओं के विन्यास की यह वक्रता, ये जो टेढ़ा मेढ़ापन है, यानी पहले घटनाएं एक रेख ही होती थी, ऐसा शुक्ल जी का मानना है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में ही अपने हाइपोथेसिस में कहा कि ये सारी मान्यताएं आज हमें पुनर्विचार करने की जरूरत है, क्योंकि बाणभट्ट की कादंबरी में अगर घटनाओं की वक्रता नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि घटना की उतनी वक्रता जो है आपको संसार के किसी उपन्यास या कहानी में देखने को मिलेगी, जिसमें पूर्वजन्म के पूर्वजन्म तोता अपने पूर्वजन्म में राजकुमार था, राजकुमार अपने पूर्वजन्म में ब्राह्मण था, ब्राह्मण अपने पूर्व जन्म में एक राजा था, ऐसे करके सैकड़ों पुनर्जन्म की कहानियां। अब ये अलग बात है कि पूर्व जन्म या पुनर्जन्म में आपको विश्वास नहीं है, वो आधुनिक नहीं है, वो चूंकि वैज्ञानिक नहीं है, इसलिए बाणभट्ट की आत्मकथा आधुनिक कथा नहीं है। लेकिन अगर ये हम तभी मान सकते हैं जब हम कह सकते हैं कि कथा विज्ञान की चेरी होती है। लेकिन कथा विज्ञान की चेरी नहीं होती, ये मनुष्य को एक जीवन के प्रति जो है दृष्टि देती है, संवेदनात्मक। और जीवन की संवेदनात्मक दृष्टि में का जितना भाग यह जीवन है, उतना ही भाग वह जीवन भी है। अगला जीवन है, अतीत का जीवन है, रहा है
महाग्रंथों में रहा है, महाभारत में रहा है, रामायण में रहा है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आधुनिक कथा साहित्य को लेकर के ये सारी जो धारणाएं जो रामचंद्र शुक्ल की भी ये हैं, ये सारी आलोचना दृष्टि का निर्माण और विकास उसी वैज्ञानिक दृष्टि पे हुआ है जिस वैज्ञानिक दृष्टि की यत्ता या उसकी वास्तविकता आज 2020 में सबसे ज्यादा, मैं कहूंगा 2020 में आके संदिग्ध हो चुकी है इस कोरोना समय में, कि न केवल मेडिकल साइंस को जबरदस्त तरीके से चुनौती मिली है, बल्कि तमाम आधुनिक दृष्टि को जो वैज्ञानिक दृष्टि के नाम पे अपना काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि आधुनिक कथा साहित्य जिसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की निगाह में किशोरीलाल गोस्वामी से देखना शुरू कर रहे हैं, हमें इस दृष्टि को बदलना पड़ेगा। क्योंकि कथा, जैसा कि मेरी हाइपोथेसिस, कथा विज्ञान की चेरी नहीं है। कथा वैज्ञानिक चेतना पे सवार जो ये आधुनिक दृष्टि है उसकी चेरी नहीं है। कथा जो है मनुष्य के मनोलोक, मनुष्य के मस्तिष्क लोक, मनुष्य के स्मृति लोक में निवास करती है। और यह स्मृति लोक इकहरा नहीं है, ये सिर्फ 100 वर्षों का नहीं है, यह अनवरत एक परंपरा है, प्रवाह है, और हमें इसको देखना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने कहा कि कथा संवेदना की दृष्टि पे विजय मोहन सिंह कह रहे हैं कि जब जैसे ये वासना आती है, ये लस्ट आती है उपन्यासों में, जैसा कि वो जीवन में है, तभी से हम उपन्यास का आरंभ, कथा का आरंभ मान सकते हैं। हालांकि ये भी दृष्टियां बहुत कहें कि क्लियर हैं, स्वच्छ हैं, ऐसा नहीं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के समापन में ही लिखा हुआ है, काम ही नारी प्यारी जी। कामनी नारी जिस तरह से प्रिय को प्रिय होती है, प्रेमी को प्रिय होती है, विथ लस्ट है, वासना है। और रामचरितमानस काव्य कथा है, तो भी आधुनिक होता है फिर वो। लेकिन दूसरी बात, तो विजय मोहन सिंह ने कथा संवेदना के आधार पे ये एक बात कही है कि जब से ये वासनात्मक पसारा आता है, वासनात्मक फैलाव होता है कथाओं में, और उसके साथ शुक्ल जी की ये बात जोड़े कि जहां पे घटनाएं एकहरी नहीं बल्कि पूर्वापर में वक्र दृष्टि से चलती हैं, वक्र रूप में उनका नियोजन होता है, तब से हम ये आधुनिक मान सकते हैं। शुक्ल जी ने एक और बात कही, वो भी सुनने लायक है। शुक्ल जी ने जो है एक और कहा कि आधुनिक जो कथा साहित्य है उसका जो बंटवारा है पुराने से नए का, वो हम भाषा के आधार पे भी कर सकते हैं, कथा भाषा के आधार। जैसे कि उन्होंने एक उदाहरण दिया रानी केतकी की कहानी का, उसकी भाषा का उदाहरण देखिए। पर कुंवर जी का रूप क्या कहूँ, न खाना न पीना नमक चलना, वह कुंवर उदय भान जिससे तुम्हारे घर का उजाला है इन दिनों, एक कुछ उसके बुरे तेवर और बेडौल आंखें दिखाई देती हैं। या एक और उपन्यास है श्यामा स्वप्न, उसमें एक भाषा का रूप आता है कि मैं कहाँ तक उस सुंदर देश का वर्णन करूं जहाँ की निर्झरी जिनके तीर वनीर से भरे मदकल कुंजित विहंग में से शोभित हैं, धूल ऐसी गलियों में छा जाती मानो कोहरा गिरता हो। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये आदि कथा विन्यास है, भाषा के आदि कथा विन्यास है। ये पुरानी कथाएं हैं जिनमें भाषा का रचनात्मक इस्तेमाल, सर्जनात्मक इस्तेमाल उतना ज्यादा नहीं किया जा रहा है, इसलिए पुरानी कथाएं हैं, ये आधुनिक नहीं है। आधुनिक कब होती हैं? शुक्ल जी एक और उदाहरण देते हैं।
जैसे कि शुक्ल जी ने उदाहरण देते हैं, शुक्ल जी की ही कहानी से ये उदाहरण विजय मोहन सिंह देते हैं। उनकी कहानी है 11 वर्ष का समय, जो कि सरस्वती में 1903 में छपी थी, आचार्य शुक्ल जी की। उन्होंने चट अपना हाथ फैला दिया, जिस पर एक काला तिल दिखाई दिया। स्त्री कुछ काल तक उसकी ओर देखती रही, फिर मुंह ढांप कर सिर नीचा करके बैठी रही। लज्जा का प्रवेश हुआ, क्योंकि यह एक हिंदू रमणी का उसके पति के साथ प्रथम संयोग था। यानी 1903 के आसपास आधुनिक कथा भाषा, मॉडर्न फिक्शन लैंग्वेज का प्रयोग होने लगता है। और विजय मोहन सिंह इस आधार पे, विजय मोहन सिंह ही नहीं, कई लोग ऐसा कहते हैं कि इस आधार पे सरस्वती में छपी जो कहानियाँ हैं उसमें हमें आधुनिक कथा साहित्य के, आधुनिक कथा, मॉडर्न फिक्शन के उदाहरण देखने को मिलने लगते हैं। कहानियों में थोड़ा पहले और उपन्यासों में थोड़ा सा और आगे चल करके। बात ये सच है, खासकर भाषा के स्तर पे अगर देखें, मैं कथा संवेदना की बात को प्रशांकित कर चुका हूँ और उसको लेकर के आगे हम मौका मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। लेकिन कथा भाषा को लेकर के अगर हम देखें तो ये एक परिवर्तन दिखाई देता है क्या कि हिंदी जो भाषा है उसका एक बड़ा ही प्रचलित सा जो विन्यास है कर्ता, कर्म और क्रिया का। एक राजा था, राम राजा थे, राम हो गए कर्ता, राजा हो गया कर्म और थे हो गई क्रिया। शुक्ल जी इसी बात को कह रहे हैं कि ये जो विन्यास क्रमिकता थी, कि आप भाषा के, शब्द के, वाक्य के इसी विन्यास में कथा लिखेंगे, व्याकरण के इसी विन्यास में कथा लिखेंगे, ये इससे वो जो मॉडर्निटी है कथा में वो नहीं आती। आपको इस विन्यास को बदलना पड़ेगा। ये विन्यास कैसे बदलेगा? इस विन्यास को बदलने के लिए आपको इसका जो क्रम है इसको पलटना पड़ेगा। कर्ता कर्म क्रिया को, क्रिया कर्म कर्ता, कर्म कर्ता क्रिया, कर्म क्रिया कर्ता, ऐसे करके बदलना पड़ेगा। और जब बदलेंगे आप, तब कथा का जो गद्य है, कथा की जो भाषा है, ये सर्जनात्मक होगी, ये क्रिएटिव होगी। और ये अगर इस बुनियाद पे अगर हम देखा जाए तो मुझे लगता है कि संवेदना भले ही आधुनिक हो गई थी शुक्ल जी के समय, या जो अधिकांश सरस्वती में जो कहानियां छप रही थी उनके समय तक, लेकिन भाषा में अभी भी थोड़ी सी चूक थी। और ये आकर के बदलती है विशेष तौर से अज्ञेय और जैनेन्द्र के यहाँ। और मैं यहाँ पे एक विचारणीय इसीलिए एक बात रखना चाह रहा हूँ कि संवेदना के आधार पे भले ही प्रेमचंद हमें बहुत आधुनिक दिखते हैं, लेकिन भाषा के आधार पे उनके यहाँ वही विन्यास क्रमिकता है जिसकी चर्चा शुक्ल जी कर रहे हैं। और वो विन्यास क्रमिकता जो है इतनी हावी है कि जिसको कहा नहीं जा सकता। ये विन्यास क्रमिकता खत्म होती है अगर कहा जाए तो जैनेन्द्र के यहाँ। जब सुनीता में वो लिखते हैं, सड़क किनारे मकान पूर्ण विराम, दूसरा तल्ला पूर्ण विराम। अब ध्यान से देखिए, प्रेमचंद की भाषा को देखिए और जैनेन्द्र की भाषा को देखिए। या रोज कहानी में जब अज्ञेय लिखते हैं कि दोपहर को उस सूने घर के आंगन में प्रवेश करते समय मुझे उसके वातावरण में कुछ ऐसा बोझिल, प्रकंपमय और घना सा फैलता हुआ दिख रहा था।
ये अर्थगर्भी भाषा थी जो कथा में आ रही थी, कविता की भाषा थी जो कथा में आ रही थी। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो बात फिर से वही वर्ड्सवर्थ तक आती है, मेट्रिकल कंपोजिशन तक, कि बिना इमोटिव हुए, रागात्मक हुए। याद करिए कॉलरिज को, वो कहता है व्हाट इज पोएट्री, बेस्ट फॉर्म ऑफ इमोटिव लैंग्वेज, रागात्मक भाषा का सर्वोत्तम रूप है। ये जो रागात्मकता, इमोटिवनेस भाषा में आती है, यानी कथा के गद्य में जब पद्य का जुड़ाव होता है, या कहें कि विन्यास क्रमिकता में या वर्णात्मकता में, जो कि वर्णन करते हैं ना कथा में, इस वर्णात्मकता में जब चित्रात्मकता आती है, इनका संयोग होता है। सड़क किनारे मकान, दूसरा तल्ला, मेरी माँ बड़ी कठोर थी, उतनी कठोर न होकर थोड़ी कोमल होती तो, क्वेश्चन मार्क, जयनंद लिख रहे हैं। या अज्ञे लिखते हैं जब शिखर एक जीवनी में, अभिमान से बड़ा एक दर्द है और दर्द से बड़ा एक विश्वास। ये कथा, आधुनिक कथा हमारे सामने आ रही है। यहां से हमारी कथा, कथा भाषिक आधार पर अगर हम देखें तो आधुनिक होती है। अब यहां आधुनिक होने का मतलब मैं उस वैज्ञानिक चेतना से नहीं जोड़ रहा हूं, बल्कि यहां आधुनिक होने का मतलब मैं सिर्फ मैच्योरिटी से जोड़ रहा हूं या रचनात्मक होने से जोड़ रहा हूं। एक प्रबुद्ध हो रही है, मैच्योर हो रही है, परिपक्व हो रही है कथा हमारी, साहित्य हमारा। मेरा आशय आधुनिक होने का यही है। साइंटिफिक टेम्पर के आधार पर मैं इसको परिभाषित नहीं कर रहा हूं। और इसीलिए जब मैं इस बात को कह रहा हूं तो ये जो कथात्मकता और चित्रणात्मकता है, वर्णात्मकता और चित्रणात्मकता जो है, या विन्यास क्रमिकता और विन्यास जो मुक्तता है, कथा में इसकी परंपरा हमारे यहाँ भारतवर्ष में आज से नहीं है, बहुत पहले से है। आज गद्य में कथा कहनी जाने लगी तो हम उपन्यास कहानी को एक डिस्टिंक्ट फॉर्म में मानते हैं, लेकिन बात इतनी सी नहीं है। क्योंकि ये जो फिक्शनल साहित्य का जो ये फिक्शनल फॉर्म है, ये जो कथात्मक रूप है, ये कोई नया नहीं है। बहुत पहले से हमारे यहाँ रामचरितमानस लिखा गया, उसके पहले महाभारत रामायण है, और बहुत लोगों ने लिखा, परंपरा है। बाणभट्ट की कादंबरी, नाटकों की एक बहुत बड़ी परंपरा है, जिसको ये आलोचक पुरातन कह करके और नॉन फिक्शनल कह देते हैं, इसको नॉन लिटरेरी कह देते हैं। रामचरितमानस को ही कह देते हैं नॉन लिटरेरी फॉर्म है, असाहित्यिक है। ये जो तथाकथित वैज्ञानिक चेतना के से संबद्ध जो ये आलोचक गण हैं, इसलिए मैं फिर कहना चाहूंगा, आलोचना का जितना ज्यादा नुकसान इस आधुनिक खोपड़ी ने किया है, और वह आधुनिक खोपड़ी जो कि सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट पे रही है, और इस सो कॉल्ड साइंटिफिक टेम्परामेंट को उसने एक खास विचारधारात्मक तरीके से, इसको हम खुले शब्दों में अगर कहें तो वामपंथ मार्क्सिस्ट रूप में इन्होंने उसको ढाला, और उसके बाद जो हमारे यहाँ कैनोनाइजेशन किया साहित्य का, उसकी कथा इतनी मर्मांतक है, इतनी पीड़ादायी है कि उसको मैं आपके सामने यहाँ रखना नहीं चाहता, वो विषयतर हो जाएगा। लेकिन इसीलिए मैं इसको परिपक्वता के आधार पर ले रहा हूं, मैं इसको एक रचनात्मकता के आधार पर, रचनात्मकता एक जो और एक क्रम में बढ़ी हुई रचनात्मकता है, उसके आधार पर ले रहा हूं। तो ये एक भाषिक रूप आता है जिसमें अगर आप देखें तो ऐसी भाषा का एक उदाहरण
मैं आप लोग को देता हूँ। विशेषकर अगर आप लोग आए तो जैसे रेणु की भाषा है, या जैसा कि गे का उदाहरण दिया कि दोपहर में उस घर के सोने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही है। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। ये रोज कहानी से है। के बाद में रेणु आते हैं, या कहें तो जैनेन्द्र लिखते हैं इस भाषा के बारे में, इस आधुनिक कथा साहित्य की जो भाषा है, कहानी उपन्यास दोनों, इसको पकड़ के रखने लायक इस बात को। न भाषा का सिकंजा न भाव का, दोनों किसी कोड के नियम में बंध कर नहीं रह सकते। जिसे बढ़ाना है वैसी कोई भी चीज सिकंजे में कसी नहीं रह सकती। सिकंजे में कस दोगे तो वह नहीं बढ़ेगी, लुंज रह जाएगी। हम उसी को सुंदरता मानने लग जाएं तो बात दूसरी, पर दुनिया की स्पर्धा में और दौड़ में वह कहीं भी नहीं रह सकती। जैसे चीनी स्त्रियों के पैर। बड़ा संयोग है ये कि इस कोरोना समय में हम बात कर रहे हैं और चीन से ही ये मामला जैनेन्द्र ले जा रहे हैं। जैसे चीनी स्त्रियों के पैर। हिंदी भाषा भाषियों और भाषा लेखकों को यह सत्य पूरे हर्ष और बिना ईर्ष्या के मान लेना चाहिए, अपना लेना चाहिए। भारत भाषा का और दुनिया का हित इसी में है। तो न भाषा का सिकंजा है न भाव का। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप लोग को याद होंगे। भाषा को लेकर के जो संघर्ष हुआ आधुनिक कथा साहित्य उनके युग में सबसे ज्यादा हुआ। ये इशारा यानी उसी तरफ कर रहे हैं। और उस प्रभाव में आप देखेंगे तो प्रेमचंद तक रहते हैं, जिसमें कि पूर्वापर संबंध भाषा का विन्यास क्रमिकता जबरदस्त तरीके से। प्रेमचंद छोड़ते नहीं भाषा व्याकरण का अनुशासन। ये अलग बात है कि किफायत सारी है उनके यहाँ, बड़े किफायत के शब्द प्रयोग करते हैं। लेकिन काव्यात्मकता, मैं इसको जोर देके कहना चाह रहा हूँ, आधुनिक कथा साहित्य की जो भाषा है उसकी जो प्राथमिक पहचान है उसकी एक काव्यात्मकता भी है। अब एक काव्यात्मकता मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उपन्यास है, कहानी को कविता बनाने की चेष्टा है, बल्कि उसे सर्जनात्मक बनाने की चेष्टा है, रचनात्मक बनाने की चेष्टा है। वो तभी होती है जब उसमें एक काव्यात्मकता होती है, एक व्यंजनात्मकता होती है। ये काव्यात्मकता जो है प्रेमचंद के यहाँ आपको बहुत कम दिखाई देगी, जहां पे अर्थ के ढेर सारे स्तर पैदा करते है ना। नदी के द्वीप में कहानी उपन्यास में जो एक बिंब आता है कि धूप एक शब्द है जो कि रेखा और जो और पात्र है पुरुष पात्र उसके बीच में आता है। या लंदन की एक रात कहानी आप निर्मल वर्मा की ले, उसकी शुरुआत जैसे वो करते हैं, वह गर्मियों की एक खुली और नर्म रात थी। अपने विशाल डैने को फैलाए हुए, जैसे कोई जानवर अपनी माद में लेट गया हो। रात कितनी भयानक लग रही है, जैसे कि वो एक वनैला जंतु हो कोई। ये जो काव्यात्मकता है, व्यंजनात्मकता है, जो उसकी संवेदना को धार दे रही है, ये चीज प्रेमचंद में नहीं आती है। अनिवार्य रूप से आधुनिक कथा साहित्य की जो भाषा है वो जैनेन्द्र और अज्ञेय से जुड़ी हुई है। प्रेमचंद पूरी बात बताते हैं, हर ब्यौरा लिख डालते हैं। कथा में हर ब्यौरा लिखना जरूरी नहीं है। वो कहते हैं ना कि क्या क्या कहना चाहिए, कहानी में ये जरूरी
उतना नहीं है जितना कि कौन सी बात छुपा ली गई है, क्योंकि पाठक उसकी टोह में रहता है कि कौन सी बात छुपा ली गई है। ये चीज प्रेमचंद्र के यहाँ नहीं आती, ये जैनेन्द्र और अज्ञे के यहाँ आती। तो मैं फिर से अगर अपनी बात को समराइज करूं तो नंबर 1, आधुनिक कथा साहित्य ये जो पदबंध है, इसमें आधुनिक शब्द जो अभी तक व्याख्यायित हुआ है हिंदी आलोचना, उसका वो तमाम हिस्सा फिर से व्याख्यायित करने की जरूरत है, जिसको वैज्ञानिक टेम्परामेंट के आधार पे हमारे आलोचकों ने डिफाइन किया है, व्याख्यायित किया है, और जिसके आधार पे कथा संवेदना की, आधुनिक कथा संवेदना के नाम पे जिसकी परंपरा को बहुत सीमित कर दिया गया है। हमें एक बार इसको फिर से पुनर्दृष्टि डालनी पड़ेगी। और दूसरा, कथा भाषा के आधार पे जो हम आधुनिक कथा साहित्य की जो पहचान या परख हमने अब तक की है, उसमें भी जिस तरह से आलोचकों ने बहुत पहले, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत में ही एक स्थापना रख दी कि ये शुरू होता है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसे किशोरीलाल गोस्वामी को मान लिया कि ये पहले कथाकार, पहले उपन्यासकार हैं, और देवकीनंदन खत्री के बड़े महत्वपूर्ण उपन्यास चंद्रकांता संतति को छोड़ दिया। तो उसमें क्या हमको आधुनिक संवेदना के लक्षण दिखते हैं कि नहीं? क्योंकि उसमें अय्यार हैं, उसमें ढेर सारी ऐसी जो है घटनाएं हैं जो प्रत्यक्ष तरीके से विश्वसनीय नहीं है। लेकिन अगर उस उपन्यास को उसके समय के साथ अगर तौला जाए तो जो अंग्रेज थे, वो अंग्रेज इतने ज़्यादा धोखेबाज थे, छलिया थे कि वो उन अय्यारों और उन जासूसों के समान ही नजर आते थे। तो एक भयानक एक प्रतिबिंब, प्रतिच्छाया जो है ये तब जबकि हम माने कि ये उपन्यास या कथा एक जो है प्रतीकात्मक भी होती है, रूपकात्मक भी होती है, मेटाफरिक भी होती है। लेकिन आधुनिक मानने में तब कितनी दिक्कत हो सकती है, ये आलोचक गढ़ ही बताएंगे। तो ये जो कुछ बातें थी आधुनिक कथा साहित्य में, जिसमें मैं जितना भी बता पाने में समर्थ हुआ हूँ, और आप लोगों ने सुना मुझे, और भाषानामा ने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और उम्मीद है कि मैंने कुछ ऐसा ज़रूर कहा होगा जो बहस के आपसी विचार का, विनिमय का जो है विषय बन सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।